अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसका दूसरा लेक्चर है। पहला था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। और मैंने हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ मेन बातें आपको बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बड़े ही मेन पॉइंट बताए थे जो कि आपको पता होना चाहिए इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा लेक्चर वो असेसमेंट का है। हमने पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करनी है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिनेरियो के तौर पे समझाऊंगी। मैं जो जो बातें आपको बताऊंगी, आपने ये सारी चीज़ें सपोज करनी है कि ऐसा वाकई हो रहा है। अब क्या है, ये जो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ये आपको ना तो आपका कोई टीचर बताएगा, ना ही कोई आपका क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप बैठे हैं अपने रूम के अंदर, जो भी आपका सेटअप है, चाहे आप क्लिनिक में बैठे हैं अपने या फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपने पहले अपनी प्रिपरेशन करनी है। पहला आपने कॉपी पेंसिल ले लें, ठीक है। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो आपने सारी की सारी लिखनी है। तो पहले क्या है कि आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। थेरेपिस्ट खुद की प्रिपरेशन करेगा। तो पहला पॉइंट लिखें, थेरेपिस्ट प्रिपरेशन। इसके अंदर क्या है कि आपका अपना ड्रेस, आपके अपने लुक्स बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। आपकी सीट आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। जब आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे और उसका डायग्नोसिस नहीं बनेगा। जब डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो उसका प्रोटोकॉल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब क्या है कि आपने जो आपका रूम है वो भी सही से क्लीन करवा लेना है। साफ़ सुथरा आपका रूम होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पर पड़ी होती है वहाँ पर पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपने अपना जो बिहेवियर है बिल्कुल नॉर्मल रखना है और कोशिश करनी है जितना काइंड हो सके उतना काइंड रहें, ठीक है। अब क्या है कि सपोज़ करें कि आप बैठे हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया है बिल्कुल सही हर चीज़ होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, पेशेंट एंटर हो रहा है आपके रूम के अंदर। तो जैसे ही पेशेंट रूम के अंदर एंटर होगा, जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, वहीं से आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपने एज अ थेरेपिस्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन करनी है, आपने देखना है उसकी गेट नॉर्मल है कि नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी अगर उसको है वो आपने नोट करनी है, कोई सिमिट्री तो नहीं है। इसके अलावा पेशेंट का जो पोस्चर है क्या वो नॉर्मल है। जैसे कि कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर पेशेंट की गेट चेंज हो जाती है। जैसे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की बात करूं तो उसमें पेशेंट की गेट चेंज हो जाती है। अगर पेशेंट को पेन है तो पेन की वजह से उसकी गेट चेंज हो जाती है, जिसको एंटल्जिक गेट भी कहते होते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो जो हिस्ट्री आप ले सकते हैं ना, वो आपने लिखनी है और उसको नोट करना है अपने माइंड के अंदर। अब जैसे ही पेशेंट आपके पास आके बैठेगा तो आपने उसके पेशेंट का टेम्परामेंट, उसकी बात करने का अंदाज, उसकी वॉइस की टोन, आपने सारी चीज़ें चेक करनी है। आपने पेशेंट के आपने पेशेंट के शूज़ और उसके कपड़ों को भी देखना है। आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि पेशेंट क्या किसी मॉडरेट फैमिली से है, क्या पेशेंट आपकी फ़ी अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर पेशेंट पुअर है, अगर वो आपकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका आप फ्री में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंसान ने अच्छे काम भी करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं कमाने होते। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद जब पेशेंट आपसे बात कर रहा होगा तो आपने ये भी देखना है क्या पेशेंट, एक तो ज़ाहिर बात है उसको कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकल उसको कोई सिम्टम आ रहे हैं तो वो आपके पास आया है, ठीक है। तो उसको फिज़िकल इश्यू होने के साथ साथ आपने उसको ये भी देखना है क्या उसकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल है कि नहीं है। और अगर आप नोट करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उस केस में आपने उसकी काउंसलिंग भी करनी है, ये आपका फ़र्ज़ है। और इसके अलावा आपने उसकी जो हेल्थ है वो भी चेक करनी है। वो वीक है तो आपने उसको डाइटरी रिकमेंडेशन भी देनी है, ठीक है। आप फिज़िकल ट्रीटमेंट दोगे, आप मेंटल ट्रीटमेंट दोगे और आपने इसके अलावा डाइटरी ट्रीटमेंट भी उसको देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को मिला के आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। तो पहली, अब जैसे ही पेशेंट ने आपसे बात करना शुरू की है तो अब आपने क्या करना है,
पेशेंट से सबसे पहले उसके डेमोग्राफिक्स पूछ रहे हैं, जिसके अंदर उसकी एज आएगी, ठीक है। एज हम इसलिए पूछ रहे होते हैं पेशेंट से क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एज स्पेसिफिक होती हैं, कोई एज में आके वो अपीयर हो रही हैं, किसी ख़ास एज में जाके, जैसे कि अगर हम ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो वो लेट स्टेज में जाके आती है, ठीक है। और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि एज पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो इसलिए हमने एज पूछनी है। दूसरा जेंडर से आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि मेल के अंदर ज़्यादा होती हैं, कुछ फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। जैसे ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर फीमेल को होता है, और अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें या फिर हाइपरटेंशन की बात करें तो वो ज़्यादातर मेल को होता है। इसके अलावा आप उसकी जेनेटिक हिस्ट्री भी लेते हैं, यानी कि फैमिली में कोई डिजीज़ रन तो नहीं कर रही, उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। और आप इसके अलावा उससे ऑक्यूपेशन का पूछ सकते हैं, इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि पेशेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसके अलावा जो बड़ी मेन चीज़ है थेरेपी के अंदर कि पेशेंट को ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीज़ प्रॉब्लम डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर का काम है कि ज़्यादा टाइम उसने खड़े होना है तो उस केस में उसको बैक इशू बड़े आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके जो है काफ मसल की पेन होती है उसको। इसके अलावा उसको वेरिकोस्टिस डेवलप हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितने उसकी एज है, ठीक है, कितना टाइम हो गया है उसको। ये सारी प्रॉब्लम आने में, क्योंकि सडनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। बहुत सडनली ऐसे होता है कि अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में सडन जो है वो डिसऑर्डर हो सकता, जैसे कि फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह सडनली ये वाले केसेस में सडन पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी डिजीज़ की तो ये टाइम लेती हैं और टाइम टू टाइम ये अपनी अपीयरेंस शो करती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है। उसके बाद आपने पेशेंट से उसकी, वैसे तो जब पेशेंट आएगा तो उससे आपने अगर पूछना है ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसने उसको मजबूर किया है आपके पास, तो जो उसको सही है ना अभी इस टाइम पे इशू जिसकी वजह से वो आपके पास आए, तो उसने वो ही कहना है मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, मुझे कंधे में बहुत दर्द होता है, मुझसे ये नहीं किया जाता, मुझसे वो नहीं किया जाता। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो उसकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके पास आए, उसने सिर्फ आपको वो ही बतानी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने खुद उसको नैरो डाउन करना है। किस तरह से? क्वेश्चनिंग के थ्रू। जब आप पेशेंट को जब आ रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन देख रहे हैं, और उसके बाद वो जब मेन कंप्लेन आपको बता रहा है तो उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो आपने क्वेश्चन उससे पूछने हैं। वो क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आपने कौन सी एग्जामिनेशन करनी है और कौन से टेस्ट करने हैं, और आपको हेल्प करेंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करने में, टेस्ट को सिलेक्ट करने में, असेसमेंट को सिलेक्ट करने में। और उसके बाद ये एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह आपको बताएंगे कि डायग्नोसिस क्या है। तो आपने अब ये बात अपने माइंड में रखनी है कि मैंने जो उससे क्वेश्चन करने हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपने नहीं करने, यानी कि आपने वो क्वेश्चन नहीं करने जिसमें सिर्फ पेशेंट को यही कहने का मौका मिले कि हाँ या ना, जी हाँ मुझे ऐसे होता है और जी नहीं मुझे ऐसे नहीं होता। तो आपने उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं ताकि पेशेंट आसानी से सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने क्वेश्चनिंग कर ली। अब दूसरी मेन बात, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपने कभी भी सारी की सारी एग्जामिनेशन पहले दिन उस पर नहीं कर देनी, सारी की सारी असेसमेंट पहले दिन नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ दूसरे दिन के लिए भी बचा के रखना है। क्यों ऐसा क्यों आपने करना है? क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आता है ना फिजियोथेरेपी सेटअप के अंदर, तो उसको ज़्यादातर पेशेंट आते हैं पेन के, या फिर उनको कोई डिफॉर्मिटी होती है, या फिर वो किसी सर्जरी के बाद आ रहे हैं, तो उनको ना मेन प्रॉब्लम जो है 80% पेशेंट को वो पेन की होती है। तो आपने पेशेंट को पहले दिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, यानी कि आपने वो ट्रीटमेंट देना है जो उसके सिम्टम्स को कम करे, जो उसकी पेन को कम करे। अगर आप पहले दिन ही उसके ऊपर इतने ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, सारी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं,
तो पेशेंट ने कहना है ये तो मेरा इलाज, मैं तो इलाज करवाने आया हूँ, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, उसने तो भाग जाना है, उसने दूसरे दिन आना ही नहीं है। तो पहले दिन आपने पेशेंट को सिम्टम जो है ना कम करने वाला ट्रीटमेंट देना है, जिसमें उसकी पेन कम हो। जब उसकी पेन कम होगी ना तो दूसरे दिन वो बड़े शौक से आपके पास आएगा। तो आपने पहले दिन वैसे भी पेशेंट को जो एक्सरसाइज करवानी होती है वो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे तो उस केस में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे पेशेंट की पेन इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने पेशेंट के मसल्स को अडॉप्ट करना है, क्योंकि पेशेंट पहले एक्सरसाइज नहीं करते होते, हमने उनको अडॉप्ट करना है और ऐसा ऐसा एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को हमने बढ़ाना है। और पेशेंट को साथ ही साथ हमने होम प्लान भी ज़रूर बताना है। अच्छा, ये बात तो होगी। अब दूसरी बात जो मेन मैं आपको बात बताने लगी हूँ, ड्यूरिंग हिस्ट्री लेते हुए, ज़ाहिर बात है आपने हिस्ट्री किस लिए ले रहे हैं कि आपने डायग्नोसिस बनाना है, और वही डायग्नोसिस जो आप बनाएंगे वही आपको हेल्प करेगा कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट इसको देना है। तो अब सपोज़ करें आप सिम्टम इतने क्लियर नहीं हैं, आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे, टेस्ट इतने क्लियर नहीं हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है। आप जो आपके पास स्लिप होती है ना, आप एक तो स्लिप होती है जिसके ऊपर आप पेशेंट के नाम वगैरह जो सारा रिकॉर्ड होते हैं पेशेंट का वो लिखते हैं, और उसका जो आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो सारा उसके ऊपर लिखते हैं। एक तो वो स्लिप होती है। इसके अलावा आपने अपना एक कॉपी या कुछ भी ऐसा आपने अपने पास रखना है, ठीक है, नोटबुक आप रख लें। उसके ऊपर आपने उस पेशेंट का रिकॉर्ड सारा लिखना है, उसका नेम, उसकी एज, कहाँ से आया है। कुछ हम ये भी पूछ रहे होते हैं कि पेशेंट कहाँ से आया है। कुछ ऐसी डिजीज़ या प्रॉब्लम होती हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी कि किसी एक ख़ास रीजन में एक डिज़ीज़ चल रही होती है, तो इस वजह से हम अक्सर रीजन भी पूछ लेते होते हैं। तो आपने वो सारा रिकॉर्ड रखना है, उसकी जो सिम्टम्स आ रही थी वो सारी लिख लेनी है, और अगले दिन आपने वो सारा कुछ स्टडी करके आना है, उसको सारा सर्च करके आना है, आर्टिकल पढ़ के आना है, बुक से पढ़ के आना है कि पेशेंट को क्या है। और उन सिम्टम्स को आपको अगर स्टडी करने के बाद पता चल जाता है कि पेशेंट को ये डायग्नोसिस है, फिर तो इट्स ओके। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रही तो अगले दिन पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आपने उससे फर्दर क्वेश्चनिंग करनी है, जो आपको फर्दर हेल्प करेंगे डायग्नोसिस बनाने के अंदर। तो ये एक बड़ी ही मेन टिप है। पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपने पेशेंट को पहले दिन उसकी हिस्ट्री अच्छे से ली, अब जो जो मेन पॉइंट हिस्ट्री के वो आपने लिए, उसके बाद पेशेंट की हल्की फुल्की जो आपने एग्जामिनेशन करनी थी वो की। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद आपने फर्दर घर में जाकर उसको स्टडी करना है। इसी को तो कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब आपने उसको स्टडी करने के बाद जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो आपने उससे मज़ीद पूछना है, ताकि आप एक्चुअल डायग्नोसिस बनाइए, जो उसको प्रॉब्लम है उसी को डायग्नोस करें, ना कि किसी गलत को जो कि उसको है ही नहीं। वो आप समझे कि इसको ये प्रॉब्लम है, और आप बेशक जितना ट्रीटमेंट देते जाएं पेशेंट को क्या शुरू में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये सारी बातें आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो मैं आपको बता रही थी, अलग आपने नोटबुक रखनी है, उसके ऊपर आपने पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड लेना है, उसको स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद उसको उसके ऊपर फिर जो डायग्नोसिस बनाया है वो लिखना है, और किस बेसिस पे बनाया है वो भी लिखना है आपने। और ये एक तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का एक तरीका है। दूसरा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो फर्दर रिसर्चेस करेंगे या आपने पब्लिश करवानी होगी अपनी रिसर्चेस, तो आपके पास मटेरियल पहले ही होगा, तो आप बड़ी आसानी से रिसर्च कर सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी ही मेन टिप है आपके इस फील्ड में आगे जाने के लिए। अच्छा, अब ये सारी बातें जो हैं ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, जो मैंने आपको बताई हैं। अब आपने पेशेंट को पहले दिन मैंने जैसे आपको बताया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया। अब पेशेंट अगले दिन आपके पास आया तो आपकी बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे हिस्ट्री से रिलेटेड वो आप पूछेंगे, उसको रिकॉर्ड में रखेंगे। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन रह गई थी वो आप करेंगे। आपने पेशेंट की आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में नहीं, 2 या 3 दिन में उसकी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लें। इस तरह पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है और आप भी कंफर्टेबल रहते हैं। आप एक दिन में सारे पेशेंट की एग्जामिनेशन वैसे भी नहीं कर सकते, और पेशेंट भी इससे तंग आ जाते हैं, पहले ही वो तकलीफ़ में होते हैं। अगर आप उसकी बाजू ऊपर नीचे कराओगे, टांगे उसकी खींचोगे, तो उसने कहना है कि ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। वैसे ही हमारे इधर पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आपने इन बातों का ख्याल। तो ये थी सारी मेन चीज़ें
कि आपके पास पहले दिन जब एक पेशेंट आ रहा है तो आपने उसको किस तरह से डील करना है। इन केस अगर आप डायग्नोसिस बना पाते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी बना पाते तो आप कैसे डील करेंगे, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। बशर्त ये कि आप अगले दिन जाके उसको स्टडी करें ताकि पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, और जब पेशेंट ठीक होगा तो वो 10 और पेशेंट को बताएगा, आपके पास मज़ीद और पेशेंट आएंगे, और इसी तरह आप अपना फ़र्ज़ भी पूरा करेंगे और आपका नॉलेज भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये सारी मेन चीज़ें थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिज़ीज़ स्पेसिफ़िक होगा कि अगर एक पेशेंट को ये डिज़ीज़ है तो उसको हमने किस तरह से उसकी हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से एग्जामिनेशन, कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, अगर हमें कोई दूसरे लेबॉर्ट्री टेस्ट चाहिए हैं, रेडियोलॉजिक टेस्ट चाहिए हैं तो वो हम कौन कौन से करवाएंगे, और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, कैसे होम एक्सरसाइज का उसको हमने कहना है, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक डिज़ीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आज आपको बताया था ये सिर्फ जनरल बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको बड़ी हेल्प करेंगी हिस्ट्री लेने के दौरान। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, उनको हम हमारे कोर्स में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो अब मुझे आपने बताना है कि क्या मैंने कोई नई चीज़ आपको बताई है कि नहीं बताई, क्या आपको इस सारी बातों का पहले से ही पता था, और आपको अगर कोई एडिशनल बात भी पता है तो उसको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो कि फ़िज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उन सब को ये बहुत ही फ़ायदा देगी। तो अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।